गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अनुदेशन। इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन के नाम से बोलते हैं अनुदेशन। देखिए, इससे पहले वाली कक्षा में हमने जो बात की है वो शिक्षण के बारे में बात की है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो अनुदेशन के बारे में बात करेंगे। अनुदेशन को यदि साधारण भाषा में अपन देखें, साधारण अर्थ में इसको समझे, तो अनुदेशन का मतलब होता है सूचना देना, या फिर ये कहें कि आज्ञा देना। देखिए, जो अनुदेशन का कार्य है ये विशेष तौर से कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। यानी कि शिक्षक अपनी बात को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रिया करता है उसको हम अनुदेशन के अंतर्गत देखते हैं। प्राय अनुदेशन तथा शिक्षण दोनों समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं। हमें नॉर्मल वे में हम देखते हैं तो अनुदेशन और शिक्षण दोनों को हम एक समान अर्थ में लेते हैं, लेकिन जब इन दोनों के अर्थों को गहराई से समझते हैं तो इन दोनों में एक आधारभूत अंतर है। अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप हमें कक्षा शिक्षण के समय ही प्राप्त होता है। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसी को एक तरह से क्या कहते हैं, अनुदेशन कहते हैं। यानी कि अपनी विषय सामग्री को, विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो शिक्षक की क्रिया करता है उसको हम क्या कहेंगे, अनुदेशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान करने की क्रिया है। अतः अनुदेशन कक्षा में ही समाप्त हो जाता है। जहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षण की, तो जो शिक्षण का कार्य है वो कक्षा से बाहर भी चलता रहता है, लेकिन जहाँ पे अनुदेशन की बात करते हैं, अनुदेशन का कार्य कक्षा जब चलती है उसी दौरान ये कार्य चलता है। जबकि शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा शिक्षण का क्षेत्र की अपन बात करें तो शिक्षण का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, व्यापक है। जहाँ पे हम शिक्षा और शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पे शिक्षा का क्षेत्र व्यापक माना जाता है, विस्तृत माना जाता है, और शिक्षण का क्षेत्र संकुचित माना जाता है, छोटा माना जाता है। लेकिन जहाँ पे हम अनुदेशन और शिक्षण की बात करेंगे तो जो अनुदेशन का क्षेत्र है वो सीमित होता है, छोटा होता है, संकुचित होता है, लेकिन शिक्षण का जो क्षेत्र होता है वो अनुदेशन की तुलना में व्यापक होता है, बड़ा होता है। अनुदेशन में पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम को पूर्ण करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। अनुदेशन का उद्देश्य क्या है? जहाँ पे हम अनुदेशन के उद्देश्य की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। ये ज्ञान प्राप्ति तथा कौशल प्राप्ति तक ही सीमित होता है, जबकि शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक रूप सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार शिक्षण में तो हम कह सकते हैं कि अनुदेशन निहित है, यानी कि शिक्षण के अंदर अनुदेशन को हम समाहित कर सकते हैं, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण को समाहित नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षण का जो क्षेत्र है वो अनुदेशन की तुलना में व्यापक माना जाता है। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिक वे हैं जिन्होंने अनुदेशन को अपने शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने किस तरह से अनुदेशन के बारे में बताया है उसको हम देखते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक वे हैं लुम्सडेन नाम के मनोवैज्ञानिक, लुम्सडेन। देखिए, लुम्सडेन ने क्या बताया है कि अनुदेशन से तात्पर्य, अनुदेशन से तात्पर्य शैक्षिक घटकों को इस प्रकार, शैक्षिक घटकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है
जो शिक्षार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन ला सके, व्यवहारगत परिवर्तन ला सके। देखिए ब्लूमस्टेड ने अनुदेशन के बारे में बताया है कि अनुदेशन से तात्पर्य शैक्षिक घटकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, यानी कि शैक्षिक तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जो शिक्षार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन ला सके, यानी कि कक्षा शिक्षण के माध्यम से इस तरह से कार्य करना, इस तरह की क्रिया प्रणाली को अपनाना कि जो शिक्षार्थी है उसमें अपेक्षागत व्यवहारगत परिवर्तन आ सके। हम जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तन हम उसमें ला सके। इस तरह से व्यवस्थित रूप से किसी भी विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की जो क्रिया है उसको लुम्सडेल ने क्या कहा है, अनुदेशन कहा है। ऐसे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है गेट्स। देखिए गेट्स ने अनुदेशन को अपने शब्दों में किस प्रकार से स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है, अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों को, जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों को प्रभावित करती है, को प्रभावित करती है। तो गेट्स नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अनुदेशन के बारे में बताया कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेसिंग है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों को प्रभावित करती है, शिक्षार्थी के कुछ उद्देश्यों को प्रभावित करती है। यानी कि शिक्षार्थी का उद्देश्य होता है ज्ञान को ग्रहण करना, एक तरह से किसी बात को समझना। उन उद्देश्यों को प्रभावित करने की जो क्रिया है कि बालक किस तरह से सीखेगा, किस तरह से ज्ञान को अर्जित करेगा, किस तरह से वे शिक्षक के द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होगा, तो उसको प्रभावित करने की जो क्रिया है उसको ही गेट्स ने क्या कहा है, अनुदेशन कहा है। ऐसे एक मनोवैज्ञानिक हैं एस.एम. मैकमूरिन। उन्होंने क्या कहा है कि अनुदेशन तकनीकी शिक्षण और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करने, चलाने, उनका मूल्यांकन करने का एक क्रमबद्ध तरीका है। एस.एस. मैकमूरिन ने कहा है कि जो भी कार्य होगा उसको डिजाइन करने, उसको एक प्रारूप में यानी कह सकते हैं कि देने या फिर उसको चलाने और उसका मूल्यांकन करने की एक जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने क्या कहा है, अनुदेशन कहा है। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुदेशन एक कक्षा शिक्षण में चलने वाली प्रक्रिया है जिसे व्यवस्थित रूप से कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि अनुदेशन को व्यवस्थित रूप से कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए कक्षा शिक्षण में चलने वाली एक प्रक्रिया माना है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ कक्षा शिक्षण के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी अनुदेशन किया जाता है, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन है, प्रोग्राम लर्निंग जिसको बोलते हैं, रेडियो या दूरदर्शन अनुदेशन या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनुदेशन सदैव क्या होता है, औपचारिक होता है। जहाँ पे हम शिक्षण की बात करते हैं अनुदेशन की तुलना में, तो शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी होता है, लेकिन अनुदेशन औपचारिक रूप से होता है। अब हम शिक्षण में अनुदेशन के कुछ प्रारूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से प्रारूप हैं जिनके आधार पे जो शिक्षण का कार्य एक तरह से डिजाइन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, या शिक्षण कार्य को उसके माध्यम से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के सिद्धांत एवं प्रयोगों पर बल देने के साथ साथ शिक्षण की उपयुक्त परिस्थितियों, कार्यों की निश्चित रूपरेखा एवं नवीन उपागमों पर बल देने की आवश्यकता
महसूस हुई, जिससे कक्षा शिक्षण को प्रभावोत्पादक एवं शक्तिशाली बनाया जा सके। इस दृष्टि से शिक्षण में अनुदेशन के कुछ प्रारूप बनाए गए हैं। एक प्रारूप की जब बात करें तो शिक्षण में कुछ प्रारूप बनाए गए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रारूप बनाए गए हैं, जिसमें एक अपन ले सकते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान। प्रशिक्षण मनोविज्ञान, जिसको अपन इंग्लिश में ट्रेनिंग साइकोलॉजी, TRAINING। ऐसे दूसरा है पृष्ठपोषण मनोविज्ञान। पृष्ठपोषण मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं साइबरनेटिक साइकोलॉजी। ऐसे ही तीसरा है प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण, जिसको सिस्टम एनालिसिस देखिए, अनुदेश शिक्षण में जहाँ पे अनुदेशन के प्रारूप की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रारूप इसमें काम में लिए जाते हैं। एक है प्रशिक्षण मनोविज्ञान, ट्रेनिंग साइकोलॉजी। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में क्या होता है? प्रशिक्षण मनोविज्ञान छात्र तक विषय किस तरह प्रभावशाली ढंग से पहुंचे, इसके लिए कार्य विश्लेषण पर बल दिया जाता है। यानी कि जो भी विषय वस्तु है वो विद्यार्थी तक प्रभावशाली तरीके से किस तरह से पहुंचे, इसके कार्य विश्लेषण के ऊपर जो भी बल दिया जाता है वो प्रशिक्षण मनोविज्ञान के आधार पे दिया जाता है। जहाँ पे हम बात करते हैं पृष्ठपोषण मनोविज्ञान, साइबरनेटिक साइकोलॉजी की जहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, यह मनोविज्ञान छात्र द्वारा सीखे गए ज्ञान को पुष्ट करने हेतु पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन पर बल देता है। यानी कि स्टूडेंट से जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षक के द्वारा जो भी कुछ सीखता है, उसको पुष्ट करने के लिए, उसके पकड़ मजबूत करने के लिए, उसमें पुनर्बलन को महत्व देने के लिए और पृष्ठपोषण देने के लिए बात करता है पृष्ठपोषण मनोविज्ञान। इसके बाद में है प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। देखिए, प्रणाली विश्लेषण में क्या होता है, यह शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था तथा अनुदेशन को अधिक प्रभावशाली बनाने पर बल देता है। शैक्षिक प्रशासन होता है, व्यवस्था होता है, और अपन बात करें कि अनुदेशन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो बल देता है वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों का, प्रशिक्षण मनोविज्ञान का, पृष्ठपोषण मनोविज्ञान का और प्रणाली विश्लेषण का, इन तीनों का शिक्षण के अनुदेशन में एक विशेष रोल होता है, एक पारस्परिक संबंध होता है, जिनके माध्यम से प्रणाली समाप्त होती है। तो इस तरह से हम बात करते हैं अनुदेशन के प्रारूप की। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो भी होगा वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।